लोग चर्चा कर रहे थे। ये चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है, जो अंतिम चरण है, अंश है। और हमने यह बताया था कि विभिन्न देशों में जो आंतरिक समस्याएं रहती हैं, कोई बात आती है सामने में, तो उसका समाधान वहाँ की सरकार के द्वारा हो जाता है। किंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो अब किसी खास देश के अंतर्गत नहीं आकर के दो देशों के बीच का मामला आ जाता है। तो वैसी स्थिति में निर्णय लेना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर देश अपने अपने दृष्टिकोण से उस पर विचार करेगा। तो इसीलिए इसका निर्णय लेने के लिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि एक विश्व स्तर पर की, एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा संगठन होना चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो ऐसी तमाम गतिविधियों पर स्पष्ट निर्णय ले सके और जो सबों को माने। और उसके लिए मैंने कई तर्क दिया था, जैसे कि समुद्र की यानी पानी के माध्यम से एक राज्य, एक देश का दूसरे देश का कहाँ पर लैंडिंग हो, या अन्य ढेर सारे हमने दिया था। पर्यावरण के बारे में भी दिया था कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो उसका प्रभाव जिस देश में के द्वारा इसको क्रिएट किया जा रहा है, उसी देश के ऊपर केवल प्रभाव नहीं पड़ता, अन्य देशों पर भी पड़ता है। ये इस प्रकार से ढेर सारी समस्याएं हैं जिसके निराकरण के लिए वास्तव में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है, जिसको हमने स्पष्ट किया था। और वास्तव में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हमने यूएनओ के बारे में चर्चा की थी और उसके 6 अंगों के बारे में हमने चर्चा की थी। आप सबको ज्ञात होगा ये 6 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विश्व के तमाम देशों में, तमाम मैंने इसलिए कहा कि 193 राष्ट्र है जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं बेसिकली। तो इन सारे देशों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए जो विभाग में अंग बनाए गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिस पर हम लोगों ने संक्षिप्त चर्चा की थी। और आप सबको ज्ञात होगा कि जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, स्पष्ट लिखा हुआ है। सिक्योरिटी काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, फिर सेक्रेटेरिएट है। इन सारी बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। और इसके अतिरिक्त इतना ही पर्याप्त नहीं है अपने आप में, इसके लिए कुछ और भी सहायक इकाइयां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जो संपूर्ण विश्व के स्तर पर प्रत्यक्षता कार्य कर रही है एजेंसियां। तो ऐसे कुछ स्पेशल एजेंसीज हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ को उनकी कार्यों, उनके लक्ष्यों, उनके उद्देश्यों, और संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? विश्व का कल्याण, विश्व की शांति, विश्व का विकास, गरीबी को दूर करना, ये तमाम समस्याएं हैं। उसके निराकरण के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य कर रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कर ही रहा है। किंतु ये मेन ऑर्गन के अतिरिक्त भी ढेर सारे ऐसे स्पेशल अंग हैं, स्पेशल एजेंसीज है, जिस पर संक्षिप्त हम संकेत करना चाहेंगे अपने छात्रों से, बच्चों से। तो आप सबको ज्ञात है, ये बहुत अभी प्रचलन में, मैंने इसलिए पहला ही एजेंसी को चर्चा करना उचित समझा। WHO सबको ज्ञात है, और आज आप सब लोग जान भी रहे हैं, दुनिया के स्तर पर, विश्व के स्तर पर यह ऐसी एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो विश्व के तमाम राष्ट्रों में स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं, उनके निराकरण के लिए ये संयुक्त राष्ट्र में
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रही है संस्था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और जो स्विट्जरलैंड में है। आपको ज्ञात होना चाहिए, अभी अभी मैंने इसकी चर्चा इसलिए सर्वप्रथम करना प्रारंभ की है कि अभी कोरोना वायरस से दुनिया भयाक्रांत है और लाखों की संख्या में इस महामारी से लोग अपना जान खो दिए हैं और लाखों में संक्रमित हैं। शायद ही कोई कोई राष्ट्र बचा हुआ है जहां पर कि इस प्रकार का वायरस नहीं है। तो आप सबको ज्ञात होगा कि चाइना भारत का सबसे बड़ा शत्रु है और वो मानव संहार के लिए किसी न किसी प्रकार का ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहता है। इसका उदाहरण है कहिए, वैसे चाइना मानने को तैयार नहीं है किंतु प्रमाणित हो गया है वुहान शहर में जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था वायरस पर, वही लीकेज हो गया, जिसके कारण ऐसी मान्यता है। वैसे चाइना का तो मानना है कि 3,500 लोग वहां पर मारे गए और फिर हम उस पर नियंत्रण कर लिए हैं, कंट्रोल कर लिए हैं, किंतु वहां पर आजादी नहीं है लोग मीडिया वालों को। नतीजा बिना सरकार के परमिशन के कोई भी सत्य का जो मामला है वो नहीं उठता है, नहीं छपता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि ऐसी मान्यता है, मानना है कि लगभग 3 लाख लोग वहां पर मर चुके हैं। तो अभी WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर इसके जो डायरेक्टर जनरल, जो सुप्रीम पोस्ट होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ये वर्तमान में डॉक्टर टेड्रस हैं इसके डायरेक्टर जनरल, किंतु इससे जस्ट पहले डॉक्टर मार्केट चेन रही है जो अभी अभी जस्ट अवकाश प्राप्त हो रही है। ये मूलतः चाइना मूल की है जो कंबोडिया में उनका समय बीता है, किंतु पिछले 10 वर्षों से WHO का ये डायरेक्टर जनरल रही है, जिसके कारण चाइना के प्रति इसका रुझान बहुत बढ़ गया। और यही कारण था कि समय से ये कोरोना वायरस के बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी और चाइना के कुत्सित नीति को ढकने का कार्य किया। यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने इसकी कटु आलोचना की और यहां तक कि इन्हें जो मार्केट चेन है इनके बारे में आलोचना करने से बाज नहीं आया। वास्तव में सच्चाई भी कुछ प्रतीत होता है और डॉक्टर टेड्रस जो है ये भी चाइना समर्थित है, इसलिए ये भी चाइना के द्वारा किए गए कुत्सित ये एक्सपेरिमेंट को ढकने का ही कार्य किया। इसलिए आज दुनिया में इसकी कटु आलोचना होना प्रारंभ हो गई है। एनीवे, किंतु ओवरऑल ये इसका कार्य है संपूर्ण। ये तो आलोचनात्मक पक्ष में जब हम चर्चा करेंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे, किंतु हम लोगों को ये जानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट एजेंसी है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है, जो दुनिया के लगभग तमाम राष्ट्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य कर रही है। इसके बाद है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जेनेवा में है और स्विट्जरलैंड में। इसका कार्य है दुनिया के
श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करना, कहीं पर शोषण तो नहीं हो रहा है, इन सारी बातों को उनको उचित पुरस्कार मिल रहा है कि नहीं उनके कार्यों के बदले में, तो ये सारे कार्य ILO का है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद है IMF, इसका एब्रिविएशन होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप लोग जब हायर स्टडी में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। यह विश्व स्तर पर एक मौद्रिक फंड है जो विश्व के बेहद गरीब राष्ट्रों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करके उन्हें उनके स्तर को ऊपर उठाने का कार्य यह संगठन कर रहा है। यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो अमेरिका में है, और ये दीर्घकालीन 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए बहुत कम ब्याज दर पर मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5%, 1% इस प्रकार से इंटरेस्ट देकर पर यह आर्थिक सहायता का कार्य IMF कर रहा, ऐसे बेहद गरीब राष्ट्रों के पुनरुत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए। तो यह संगठन भी, यह संस्था भी, यह स्पेशल एजेंसी भी यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत है, जो संपूर्ण विश्व के मेंबर कंट्री को सहायता देने का कार्य कर रही है ये संस्था। इसके बाद जैसा कि वर्ड से ही स्पष्ट होता है, IBRD, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में ही है, अमेरिका में, और ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अंतरराष्ट्रीय बैंक है जो ऐसे राष्ट्रों के पुनर्निर्माण के लिए, ऐसे राष्ट्रों के पुनर्निर्माण के लिए तथा उसके विकास के लिए कार्य कर रही है ऐसी संस्था, ऐसा बैंक। इस बैंक को हम लोग शॉर्ट में वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, विश्व बैंक। जो मेंबर कंट्री को आर्थिक सहायता, ये भी कम ब्याज दर पर, किंतु इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है अंतर यह है, ये बेसिकली जो बहुत ही निर्धन राष्ट्र है और ये सामान्य कंट्री के लिए है, उसमें मिडिल क्लास का कंट्री भी है, गरीब भी है, लेकिन ये बेसिकली है पुअरेस्ट कंट्री के लिए। याद रखेंगे, इसका जो कार्यकाल होता है, इसका जो ऋण देने का जो पीरियड होता है वह बहुत लंबा होता है अपेक्षाकृत IBRD के। आगे डिटेल्स में आप लोग इस पर पढ़ेंगे। इसके बाद है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड्स एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका मुख्यालय रोम में है, इटली में। इसका कार्य है कृषि के विकास के लिए, कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रगति के लिए, विकास के लिए, तथा खाद्यान्न आपूर्ति का कार्य, फूड्स यानी खाद्यान्न आपूर्ति का कार्य विश्व के राष्ट्रों के बीच में करना, जो बेहद इस परिस्थिति से जूझ रहा है, खाद्यान्न संकट से। तो इसका भी लक्ष्य वही है, इस एजेंसी का भी, कि जहां पर आपात की स्थिति हो गई, भूखमरी की स्थिति हो गई, या इस प्रकार के खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो दिस इंस्टीट्यूशन, दिस स्पेशल एजेंसी इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू लुक प्रॉपरली टू दोज कंट्रीज which are facing to very tedious condition or crucial condition with foods and grains। यानी जो ऐसे राष्ट्र जो खाद्यान्न के संकट से जूझ रहा है,
वो इसकी चिंता करता है, उसके देखरेख के लिए, उसके उन समस्याओं के समाधान के लिए। आपको उसके बाद और भी स्पेशल एजेंसीज हैं, जैसे यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यह विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए विज्ञान के क्षेत्रों में और यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अड़चने आती हैं तो उसको दूर करते हुए उसको और आगे बढ़ाने का कार्य यह संस्था करती है। इसको हम लोग यूनेस्को कहते हैं। यह भी यूनाइटेड नेशन का स्पेशल एजेंसी का ही एक अंग है। इसके बाद है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। आप लोगों को ज्ञात होगा कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर, गरीब राष्ट्र हैं जहां पर के बच्चों में कुपोषण की स्थिति व्याप्त है, बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है और उनका विकास नहीं हो पाता है, वो पढ़ लिख नहीं पाता है, वो बहुत कम समय में ही, उम्र में ही, बचपन में ही अपने बुढ़ापा को प्राप्त कर लेता है, मर भी जाता है। तो ऐसे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए, दूर करने के लिए, उनके शिक्षा के लिए, प्रचार प्रसार, उनके विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए जो संस्था कार्य करती है, ऐसी संस्था को, ऐसी इकाई को, ऐसे एजेंसी को हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है यह न्यूयॉर्क में है और दिसंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ हुआ है। आजकल एक और है जो विभिन्न देशों के लिए वो बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत है, वो है वर्ल्ड टूरिज्म, विश्व स्तर पर पर्यटन। तो उसको बढ़ावा देने के लिए भी यह संगठन, यह स्पेशल एजेंसी कार्य कर रही है, यानी कि जिसका मुख्यालय मैड्रिड पे 1974 ईस्वी से कार्य करना प्रारंभ की है, जो स्पेन में संपूर्ण विश्व के स्तर पर उसके टूरिज्म के क्षेत्र को, टूरिज्म सेक्टर में उसका और अधिक प्रचार प्रसार हो और अधिक वह फूले फले, इसलिए इस क्षेत्र में कार्य करने वाला यह वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने अभी देखा कि ये स्पेशल एजेंसी, दीज ऑल स्पेशल एजेंसीज आर वर्किंग टू फुलफिल द requirements of all these concerning types of problems. These problems, remove to these problems. यानी ये सारी स्पेशल एजेंसी जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के ही तत्वावधान में अंतर्गत ये कार्य कर रही है, जिसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ का जो लक्ष्य है, जो मैंने पहले ही बताया है, जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, विश्व के विकास के लिए, यह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए ये कार्य कर रही है। और इस माध्यम से हमने देखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी विश्व में है जो इन तमाम बिंदुओं पर विचार करता है। दो देशों के बीच विभिन्न प्रकार की समस्या यदि आती है, विवाद की स्थितियां यदि आती है, इन सारी स्थितियों को देखने का कार्य, उसको सॉर्ट आउट करने का कार्य या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। और इसके साथ ही साथ अब है कि दुनिया में जो लोकतंत्र कायम हो रहा है, इसमें एक दो पॉइंट्स और है। वह है कि क्या जहां पर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली नहीं है, क्या वहां भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को स्थापित करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो बलपूर्वक करना चाहिए या बलपूर्वक नहीं करना चाहिए। ऐसी भी बात आती है कि जब हम जानते हैं दुनिया
अब महसूस कर रही है, जान चुकी है कि वर्ल्ड में अधिकांश ऐसे राष्ट्र हैं जो महसूस कर रही है, जान चुके और है भी अधिकांश राष्ट्रों में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणालियों में से एक है, उत्तम है। तो ऐसे राष्ट्र जहां पर इस प्रकार की लोकतंत्रीय शासन प्रणाली नहीं है तो उसको कायम जरूर की जाए। तो वो करना है तो जबरन करना है या समझा बुझा करके, मतलब मोबिलाइज कर करके करना है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। इराक एक एशिया का ही एक देश है। यहाँ पर 1968 ईस्वी में जबरन तख्ता पलट करके और सैन्य शासन, तानाशाही शासन प्रवृत्ति वहां पर हावी हो गई और इसके अग्रदूत थे सद्दाम हुसैन। आप लोगों ने कई, आप बच्चे भी सुने होंगे इनके बारे में। तो वहां के तानाशाही और जो इसके विरोध में वहां के विपक्षी वगैरह कुछ बोलने का प्रयास करते तो उनकी हत्या कर दी जाती थी, नरसंहार कर दिया जाता था, आतताई कार्य करता था। इसलिए विश्व के राष्ट्रों ने उनकी कटु आलोचना की। यहां तक कि बाद में अमेरिका ने वार्न भी किया किंतु नहीं माना। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और कुछ राष्ट्रों ने, इंग्लैंड वगैरह ने मिलकर के उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उस में उनकी हत्या भी हो जाती है। और इसके बाद एक अंतरिम सरकार गठित कर दिया गया ताकि वहां भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली कायम हो सके और तानाशाही प्रवृत्ति का अंत हो जाए। इस कारण से ऐसा निर्णय लिया गया। तो मेरा मानना है कि क्या इस पद्धति से जहां जहां लोकतंत्रीय शासन प्रणाली नहीं है तो बलपूर्वक वहां पर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली कायम किया जाए? नहीं, मेरा यही मानना होगा कि नहीं, इसमें हम जबरन नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन मोबिलाइज दोज कंट्रीज वेयर देयर इज अनदर टाइप ऑफ ruling system, we should try to mobilize to almost all countries where there is another type of ruling system for adopting to democratic system। यानी जहां पर कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली नहीं है, दूसरे प्रकार की शासन प्रणाली है, ऐसे शासन प्रणाली को भी हम लोगों को, वाले देश को भी प्रेरित करना चाहिए, मोबिलाइज करना चाहिए कि आप लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को कायम करें तो इसमें सबका अधिक से अधिक कल्याण होगा, सबका अधिक से अधिक विकास होगा और इसका और अधिक विस्तार होगा। तो यही आज हमने इस चैप्टर फर्स्ट में देखा और अगले दिन हम इससे शेष संबंधित जो कुछ प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को आप लोगों को हल करने के लिए देंगे, जो बेहद आसान भी रहेगा। और कोई समस्या यदि आती है, मैंने पहले भी कहा है कि 24 आवर्स हम तैयार रहते हैं आपकी किसी भी प्रकार की जिज्ञासा और जिज्ञासा का समाधान करने के लिए। हृदय से मैं स्वागत करता हूं। कई बच्चे हमसे फोन पर भी बात करते हैं, हम उनको बड़े ही इत्मीनान से समझाते हैं और सेटिस्फाइड करते हैं। तो आपसे भी आग्रह है कि जहां कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो हमारे सब्जेक्ट में, आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क राइट एनी क्वेश्चन and I will try to solve those problems. Today is enough. Thanks.